नमस्कार। साक्षात्कार की तैयारी कैसे करें, इस पर पिछली कड़ी में हमने कुछ आधारभूत बातों पर चर्चा की थी और आज उसी सिलसिले को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। एक बात पर जोर पिछली बार हमने दिया था कि साक्षात्कार एक वन टाइम अटेम्प्ट नहीं है, उसकी तैयारी जो है वो एक सतत प्रक्रिया है, एक परपीचुअल प्रोसेस है और वो आपके व्यक्तित्व को एक स्टेबिलिटी, एक स्थिरता प्रदान करता है, जिसको जांचने परखने का काम साक्षात्कार के माध्यम से साक्षात्कार लेने वाला आपसे करता है। एक दस्तावेज जो उसके पास है आपके संदर्भ में, जिसको कि आप रिज्यूमे या बायोडेटा भी कहते हैं, उसके बारे में एक हल्की सी जानकारी मैं आपको दूं। उस पर भी कभी एक विस्तार से बात हो सकती है, परंतु एक परिचयात्मक जानकारी के साथ मैं आगे बढ़ना चाहूँगा कि एक रिज्यूमे या एक बायोडेटा जो है उसके दरअसल 5 हिस्से होते हैं। उसमें सबसे पहला हिस्सा होता है जिसमें हम पर्सनल इंफॉर्मेशन देते हैं, यानी व्यक्तिगत जानकारियां देते हैं, जिसमें आपका नाम होगा, आपके पिताजी का नाम होगा, आजकल आपकी माँ का नाम भी दिया जाता है, फिर आपका मोबाइल नंबर होगा, जन्म तिथि होगी, फिर आपका पता होगा। पता भी 2 प्रकार के होते हैं, एक परमानेंट होता है, मैंने स्थायी पता, और एक होता है अस्थायी पता, यानी टेम्पररी, जहाँ आप अभी वर्तमान में रह रहे हो वो पता। अब पता, ये जानकारियाँ जो हैं वो आपको उसमें देनी होती हैं। ये हो गया पर्सनल इंफॉर्मेशन। उसके बाद दूसरे नंबर पर हम देते हैं एकेडमिक क्वालिफिकेशन या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी जिसको हम कहते हैं। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आप हमेशा ये याद रखिए कि कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आपको उसमें देनी चाहिए। जैसे आप डिग्री का नाम लिखिए, जैसे हायर सेकेंडरी हो, हायर बीएससी हो, एमएससी हो, यानी ग्रेजुएशन का हो, पोस्ट ग्रेजुएशन का हो। फिर ये डिग्री आपने किस इंस्टीट्यूट से हासिल की, यानी आप कहाँ पढ़ रहे थे उसका नाम दीजिए, और उस इंस्टीट्यूट का नाम उसके बाद दीजिए जिसके नाम पर आपको प्रमाण पत्र या सर्टिफिकेट या डिग्री जारी की जाती है। जैसे मान लीजिए आपने किसी कॉलेज से बीएससी किया तो बीएससी लिखिए, उसके बाद कॉलेज का नाम लिखिए, उसके बाद जिस यूनिवर्सिटी से वो कॉलेज एफिलिएटेड हो उस यूनिवर्सिटी का नाम लिखिए, उसके बाद किस सन में आपने ये डिग्री हासिल की वो सन लिखिए। 2 कॉलम और होते हैं जो बड़े महत्वपूर्ण हैं और वो डिग्री के हिसाब से होते हैं। एक होता है जिसमें आप लिखते हैं कि कितने प्रतिशत मार्क्स आपको मिले। दूसरा उसमें एक इंफॉर्मेशन होती है कि आपका डिवीजन क्या है, अगर वो डिवीजन देते हो, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, जो भी डिवीजन हो वो अगर दिया जाता है तो वो दीजिए। परसेंट जहाँ लिखा जाता है वहाँ पर अगर परसेंट देते हैं तो ठीक है, अगर ग्रेड देते हैं तो ग्रेड लिखिए कि कौन सी ग्रेड में आपने वो परीक्षा उत्तीर्ण की। फिर उसके बाद आता है कौन से विषय आपने उस डिग्री के अंतर्गत पढ़े। जैसे बीएससी होगा तो आपने जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री होगा, हिंदी अंग्रेजी होगा, उसका उल्लेख करिए। और इस प्रकार, और इसमें कोई विशेष माने कोई सब्जेक्ट होगा या कोई विशेष बात आप लिखना चाहते हो तो वो भी आप उसमें दे सकते हैं। आखिरी कॉलम में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बाद हम आते हैं प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के तहत अगर आपने कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन हासिल किया, ये बेसिक क्वालिफिकेशन होते हैं। एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन अगर आपने कोई हासिल किया है, जैसे आपने एमएससी किया और फिर उसके बाद एमएड किया या बीएड किया, तो वो आप लिख सकते हैं। किसी यानी जो प्रोफेशनल स्किल को आप एनहांस करता हुआ हो, पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्रिसिएशन, ऐसा अगर आपने किया है तो उसके डिटेल, क्रम उसका वही होगा जो मैंने डिग्री का नाम देंगे और इंस्टीट्यूट का नाम, फिर सर्टिफिकेट इशूइंग इंस्टीट्यूट का नाम, इस प्रकार से आप उसको अंत तक ले जाते हैं। चौथे नंबर पर हम देते हैं अदर क्वालिफिकेशन। इसके अलावा अगर आपने कोई क्वालिफिकेशन हासिल किया हो तो आप दे सकते हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपने कौन सी कोई आपने अपनी पसंद से कोई डिग्री हासिल की हो। अब ये जो क्वालिफिकेशन है अदर क्वालिफिकेशन, वो
एक्सपीरियंस आधार पर भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपने कोई वर्कशॉप अटेंड किया है या आपने कोई सेमिनार अटेंड किए हैं, तो कहाँ कहाँ, या आपने कहीं पेपर रीडिंग की है, तो इसका उल्लेख जो है अदर क्वालिफिकेशन में आप कर सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए कि जब हम अदर क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो उसकी सीधे कनेक्टिविटी आपके प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के साथ होनी चाहिए। उदाहरण के लिए मैं आपसे कहूं कि मैंने एमएससी किया भौतिक शास्त्र में, उसके बाद मान लीजिए कि मैंने एमफिल भी किया है, तो आप एमफिल भी लिख सकते हैं। अब मैंने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में एक पेपर पढ़ा, तो उस पेपर का नाम उसमें लिखिए, उसमें क्या उसका सब्जेक्ट हेडिंग था वो लिखिए। पर मान लीजिए कि एमएससी फिजिक्स के साथ कोई संबंध न हो, ऐसा कोई सेमिनार मैंने अटेंड किया हो, वो इसमें नहीं लिखा जाता। जैसे मान लीजिए कि किसी ने मुझे बुलाया था, साहब कि उसमें जरा लड़कों का भविष्य और विज्ञान, इस पर आप थोड़ा व्याख्यान दीजिए, और या उस पर एक सेमिनार था, उसको मैंने अटेंड किया था। अब लड़कों का भविष्य और तो ये विषय मेरे एकेडमिक और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन से लिंक नहीं है, वो इसमें नहीं लिखा जाता, उसको छोड़ दिया जाता है। और अंत में अदर सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन, अदर सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन में दो चीज़ों पर आपको गंभीरता से गौर करना चाहिए, जिसमें पहला होता है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, यानी गैर शैक्षणिक गतिविधियां जिसमें आप शामिल हुए होंगे, उसका उल्लेख आपको करना चाहिए। पर इनका उल्लेख करते समय हमेशा ये याद रखिए कि ये अगर आपने कॉलेज लेवल या उसके ऊपर अगर आपने सहभागिता दिखाई हो, उसका उल्लेख करिए। मोहल्ला लेवल पर एक बैडमिंटन प्रतियोगिता में आपने भाग लिया था, या स्कूल लेवल पर या गैदरिंग में आपने नाटक में काम किया था, या डिबेट कंपटीशन में आपने भाग लिया था, तो इसकी इंफॉर्मेशन अदर करिकुलर एक्टिविटीज में नहीं दी जा सकती। उसमें आप उसको नहीं लिखेंगे। आपको लिखना होगा अगर आपने यूनिवर्सिटी लेवल पर किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया हो, या किसी गेम्स में या कल्चरल एक्टिविटी में, ड्रामा में आपने पार्टिसिपेट किया है, तो उसका ज़रूर उल्लेख करिए। कॉलेज, स्टेट और नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल पर अगर आपने इसमें सहभागिता दिखाई हो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में, तो इसका उल्लेख ज़रूर होना चाहिए कि किस लेवल पर वो था। तो ये बात बहुत ध्यान दीजिए। कुछ लोग बहुत छोटी छोटी माइनर, जो किसी एनसीसी कैंप में चले गए, वहाँ आपने गाना गाया तो आपने बहुत अच्छा गाना गाया, सर्टिफिकेट दे दिया, उसको भी लिखते हैं कि म्यूजिक इन एनसीसी कैंप। तो ये आपके बायोडेटा के वजन को कम करता है। यू शुड अवॉइड दिस, इसको कभी मत लिखिए। तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, इसका उल्लेख जरूर होना चाहिए। दूसरे नंबर पर जो अदर सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन होती है, उसमें लिखा जाता है हॉबी। आपका शौक क्या है? आज की तारीख में हॉबी का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। इस पर शायद पिछली बार मैंने हल्की सी बातचीत की भी थी, परंतु हॉबी को अब गंभीरता से लीजिए। हॉबी टाइम पास के रूप में नहीं ली जाती। हॉबी एक वो चीज एक्टिविटी होती है, जैसा मैंने आपको याद होगा पिछली बार कहा था कि एनर्जाइजिंग एक्टिविटी है वो। आप मेन स्ट्रीम एक्टिविटी से जब एग्जॉस्टेड फील करते हैं, तो आप हॉबी से थोड़ी सी ऊर्जा लेते हैं और फिर अपने काम पे लौटते हैं। और इसलिए हॉबी नील, ये आदमी नीरस होगा, ये आदमी बहुत अच्छा नहीं माना जाता। आपकी कोई न कोई हॉबी होनी ही चाहिए, और हॉबी की तैयारी आपको पूरी तरीके से करनी चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत सारे सवाल, अच्छा तो हॉबी के ऊपर कुछ बात करके शुरू हो जाएगा, और आपने लोगों से इम्प्रेस होकर के अगर कुछ यूनिक बनने के चक्कर में या अपने आप को अलग दिखाने के चक्कर में आपने कुछ तो भी लिख दिया नई हॉबी, और उसने वहाँ से सवाल जवाब शुरू कर दिए, तो फिर आप उसमें फंस जाते हैं। तो इसमें एक बात याद रखिए कि एक हॉबी आप डेवलप करिए, उस पर कमांड हासिल करिए, उसके बारे में जितनी भी जानकारी हो सकती है उतनी जानकारी हासिल करिए, और इसमें हर संभावित सवाल के लिए आपको तैयार होना चाहिए। सो हॉबी इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसकी गहराई के साथ आपको जो है एक पकड़ विकसित करने की जरूरत है। तीसरी बात जो आप पासिंग रिमार्क के रूप में लिख सकते हैं, लिखना चाहिए कि अदर फील्ड ऑफ इंटरेस्ट। देखिए, हॉबी और इंटरेस्ट में अंतर है। हॉबी एक गहरी पकड़ वाली चीज होती है जो मेन स्ट्रीम एक्टिविटी से हटके होती है,
और अदर एरियाज ऑफ इंटरेस्ट में आप उन इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में लिखते हैं जिसमें आप कोई हल्की फुल्की रुचि है, यानी आप थोड़ा समय उसमें दे सकते हैं या हल्की फुल्की बात कर सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि लाइट म्यूज़िक या लाइट रीडिंग है, पेंटिंग है, या यूँ कह लीजिए ट्रैवलिंग है, घूमना पसंद है। इंटरेस्ट में जब आप कहते हैं तो बहुत गहरे में पूछने वाला नहीं उतरता, पर आपने अगर कह दिया कि हॉबी है मेरी घूमना, तो फिर आप क्या घूमते हैं और किस जगह जाते हैं और आप क्या फोकस करते हैं, उस पर चर्चा होने लगती है। तो ये बातें आप अपने बायोडेटा को लिखते समय सीरियसली विचार करके टाइप करा करके वो कागज दीजिए। आप भाग्यशाली होंगे अगर साक्षात्कार जहां आप देने जा रहे हैं वहां पर अगर कोई प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट हो जिसको भर के आपको देना है, उसमें भी वो फिक्स जानकारी आपको जो पूछ रहे हैं वो आपको बताना होगा। तो जो जानकारी आप दे रहे हैं उसके बारे में आपके पास पूरी जानकारी होनी चाहिए। एक बात मैं इसमें कहना चाह रहा हूं कि इसमें फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आप इंटरव्यू रूम में कैसे घुसते हैं वहां से आपका मूल्यांकन शुरू हो जाता है। और इसलिए इंटरव्यू रूम में प्रवेश के समय ये सारी बातें आपको बताई जाती हैं और इस पर मैं विस्तार से बात नहीं करता हूं, परंतु एक कॉन्फिडेंट, स्मूथ, इजी पर्सनालिटी के रूप में एंट्री करिए। बेसिक विशेस जो है एक्सचेंज करिए, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग आप लोग जो कहते हैं वो सब होना चाहिए। इंटरव्यू लेने वाला स्वाभाविक रूप से आपको बैठने के लिए कहता है, उसके बैठने और आपके बैठने और उसके कहने को कोइंसाइड करते हुए आप बैठ सकते हैं। पर एक बात, ये जो दो हाथ हैं ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। आप बैठ तो गए, फिर अब ये समझ में नहीं आता कि इनका क्या करें, ये बड़े डिस्टर्बिंग अवयव लगने लगते हैं। ऐसा लगता है कि इनको मैं क्या करूं, नहीं होते तो ज़्यादा अच्छा होता। तो कभी इधर रखते हैं, कभी ऐसा करते हैं, कभी टेबल पर रख देते हैं, कभी इधर कर लेते हैं, और हमारा ध्यान जो है इस हाथ के मैनेजमेंट में जो है ज़्यादा जाता है। तो मेरा आप ऐसे समय से या ऐसे टेंशन से, तनाव से बचने के लिए एक बहुत सिंपल सा सुझाव है जिसको आप पालन करिए। एक तो क्रॉस लेग मत बैठिए। इंटरव्यू देते समय एक के ऊपर एक पैर रख करके मत बैठिए, यानी दोनों पैर अलग करके बैठिए, जिससे आपका पोस्चर सहज बनता है, आप पीछे टेक करके ठीक से बैठ सकते हैं। और रिकमेंडेड पोजीशन ये है कि या तो आप अपने हाथों को अपने थाइस पर रखिए और वहां से आप सीधे बात करिए, या फिर बहुत ही अगर मान लीजिए कि चेयर टेबल के करीब होगी तो आपकी उंगलियां टेबल को छूते या टेबल के ऊपर हो सकती है, परंतु पूरा टेबल पर आप हाथ रख दें ये डिसेंट नहीं माना जाता। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, फिजिकल अपीयरेंस जो है या आपका जो भौतिक आविर्भाव है, इसका साक्षात्कार में जबरदस्त महत्व है। अपने आप को बड़ा सात्विक दिखाने के चक्कर में बहुत ही कैजुअल ड्रेस पहन के चले गए, एक शर्ट ऐसा पहन लिए जो रोजे ही आप पहन रहे, जो उसमें प्रेस भी नहीं किया है, और ऐसा मैंने एकदम बहुत ही पुराना शर्ट है, 2-4 बार पहनेंगे तो शायद अब फेंकना पड़ जाए, इस टाइप का कपड़ा पहन के मत जाइए। या नया मार्केट से खरीद करके एकदम चमकता हुआ, एकदम कड़क बीच का पहनिए, जो आप रूटीन पहनते हैं, प्रेस्ड कपड़े हों, शर्ट आपका साफ सुथरा हो। कई बार लोगों का अपना कोई पसंद का शर्ट होता है, मैंने ऐसा लगता है ये मेरा लकी शर्ट है, उसको पहन के चले जाते हैं, पर ये लकी वकी सब गड़बड़ हो जाता है। अगर वो लकी को आपने चेक नहीं किया, कभी उसका एक हाथ बटन टूटा रह जाता है, कभी उसमें कहीं पेन का दाग, स्याही का दाग, कहीं मिट्टी का दाग, आपको लगता है कि लोगों का ध्यान नहीं जाता है, परंतु ये लोगों का ध्यान आकर्षित करता है। इसलिए जो आप शर्ट पहनते हैं या पैंट पहनते हैं वो वेल क्रीज्ड हो, वो साफ सुथरे हो, बटन वटन सब लगे हों। जैसे कुछ लोगों की हैबिट होती है वो शर्ट के ऊपर का बटन नहीं लगाते, वो उनकी आदत है, उसमें कोई उद्दंडता नहीं है। पर साक्षात्कार में कॉलर वाला बटन, यानी टाई को बांधने वाला जो नेक वाला जो बटन है, उसको छोड़ करके सारे बटनों को ठीक से गुथा होना, ये डिसेंट बिहेवियर माना जाता है। अगर आपको ऊपर का बटन नहीं लगाने की आदत होगी, तब भी इंटरव्यू देने अगर जा रहे हैं तो उस बटन को लगा करके जाइए। कुछ लोगों को सेंट यूज करने का शौक रहता है, नेवर यूज। इंटरव्यू में कभी भी सेंट यूज मत करिए, लाइट हार्ट कुछ नहीं, आप कोई सेंट यूज मत करिए, क्योंकि आप जिस खुशबू को लेके जा रहे हैं
इंटरव्यू बोर्ड में किसी भी आदमी को अगर उस खुशबू से परेशानी होगी, आपका इंटरव्यू बैठे ढाले वैसे ही बर्बाद हो गया। तो बेहतर यह है कि कोई सेंट मत करिए। मैं लाइट सेंट लगाता हूँ या मैं फॉरेन का सेंट लगाता हूँ या मैं इत्र, ये इस प्रकार की बहस में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा सीधा सीधा सुझाव है, बिना सेंट के जाइए। एक बात और लड़कों के लिए खास करके कि साक्षात्कार जाने के ठीक एक दिन पहले शाम को जा करके वो बाल कटाते हैं, दाढ़ी कर लेते हैं, माने आने के पहले दाढ़ी करते हैं एकदम। तो वो जो दाढ़ी करने के बाद जो चमड़ी में जो हरापन है या जो सर में जो हरापन है वो दिखता है, दैट लुक्स ऑड। आपका साक्षात्कार का दिन और समय आपको मालूम है, 48 घंटे ये सब कर डालिए। लाइट शेविंग आप कर सकते हैं, एकदम चमड़ी उछिल जाए ऐसी शेविंग मत करें। पर हेयर कट के मामले में मैं ज़रूर कहता हूँ, डू इट बिफोर 48 आवर्स ऑफ योर इंटरव्यू। एकदम 12 घंटे पहले करके जाएंगे, इट लुक्स ऑड। तो हेयर कट के बारे में इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। फिर एक बड़ी छोटी सी बात पर बड़ी मार्के की और बड़े जो सेंसिटिव जो होते हैं इंटरव्यूज, उसमें इस पर बड़ा ध्यान दिया जाता है। आप जब इंटरव्यू रूम में जाते हैं, जैसे ही एंटर करते हैं, एक बात का हमेशा ध्यान रखिए कि आपने जो जूते पहने उसमें जो मोजे हैं, आपके मोजे का कलर आपके बेल्ट के कलर से मिलना चाहिए। आपने सफेद रंग का मोजा पहना और काले रंग का बेल्ट पहना, या उल्टा कि काले रंग का मोजा और सफेद रंग का बेल्ट या ब्राउन कलर का बेल्ट पहना है, इट डज नॉट लुक नाइस। एक इंग्लिश एटिकेट्स में उसको बहुत अच्छा नहीं मानते हैं, कहते हैं मैंने कलर सेंस नहीं है, ऐसा आपके ऊपर एक निगेटिव रिमार्क। ये सामान्य इंटरव्यू में कई बार शायद ये ढक जाए, पता ना चले, पर जैसे अब हाई लेवल के या जहाँ बड़े ही स्पेशलाइज्ड इंटरव्यू जो होते हैं, वहाँ इन बातों को नोट करने वाले लोग होते हैं। आप हमेशा आदत बना लीजिए कि आप जिस रंग का बेल्ट पहनते हैं उसी रंग का सॉक्स यानी मोजे उसी रंग के पहन के जाइए, आपकी समस्या हल हो जाएगी। तो एक तो ये बात है, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पहला इंप्रेशन जो है ना, एक प्लीजेंट फीलिंग होनी चाहिए। मुस्कुराइए वगैरह तो सब होता है, परंतु आपका जो एक ड्रेसअप है उससे समझ में आता है कि आदमी कैसा है। एक प्लीजिंग फील जो है वो उसको जरूर मिलना चाहिए। कपड़े जो आप पहने हैं, अल्ट्रा मॉडर्न कपड़े या जो फैशन में जो चल रहे हैं वो कपड़े मत पहनिए। एक सोबर कैटेगरी में आने वाले कपड़े आपको पहनने चाहिए, बशर्ते आप किसी फैशन डिजाइनिंग के इंटरव्यू में ही न जा रहे हों, वरना आपको सोबर कपड़े पहनने चाहिए। कलर जो है वो माइल्ड, बहुत माने गॉडी कलर, ब्लैक कलर का पहन लिए एकदम, या एकदम लाल रंग का शर्ट पहन लिए, ये अच्छी बात नहीं है। जिसको हम कहते हैं ना माइल्ड, जो सॉफ्ट कलर जो होते हैं उन कपड़ों को पहनिए। और पैंट शर्ट के बारे में एक बड़ी कॉमन सी बात होती है कि इनके कलर्स में कॉन्ट्रास्ट होता है, यानी पैंट अगर डार्क कलर की है तो शर्ट लाइट कलर का हो, पैंट अगर लाइट कलर की है तो शर्ट डार्क कलर का हो सकता है। पर मैं हमेशा ये रिकमेंड करता हूँ कि आप जो है पैंट को डार्क कलर का और शर्ट को लाइट कलर का पहन के जाइए। ये आपके एक पर्सनालिटी को एक एक्सेप्टेबल प्लीजिंग पर्सनालिटी के रूप में इंट्रोड्यूस कर देता है लोगों के बीच। फिर इसके बाद हम आते हैं दो ऐसे पॉइंट पर जो आजकल बहुत कॉमनली इंटरव्यू में पूछे जाता है। एक बात मैं आपको पिछली बार भी कह चुका था कि साहब इंटरव्यू दे के निकलने वाले को पीछे मत भागिए कि क्या पूछा आपको, मुझे भी बताइए। आपने जो तैयारी की है, आप में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि इंटरव्यू लेने वाले को आप अपनी सूचना और जानकारी के एरिया में आकर्षित कर सकें। इसीलिए इसकी प्रिपरेशन जरूरी होती है, लगातार आप मेंटली इसको तैयार करना पड़ता है। दूसरा ये है, अपने बारे में भी कुछ जानकारी होनी चाहिए। आजकल एक बहुत दो सवाल बड़े स्वाभाविक रूप से इंटरव्यू में पूछे जाते हैं और हमारे यहाँ के बच्चे इन दो सवालों को लेके इतने फंबल हो जाते हैं ना, जिसको कहते हैं स्पेल बाउंड, उनके मुंह से जवाब ही नहीं निकलता। इसमें सबसे पहला होता है, व्हाई डू यू फील दैट यू आर सुटेबल फॉर दिस जॉब? ऐसा आपको क्यों लगता है कि आप इस जॉब के लिए उपयुक्त हैं, बताइए। अब यहां पर मेरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वगैरह ये बातें नहीं जानना चाहता वो। यहां पर उसका आपका ये जो दो सवाल मैं आगे आपके सामने रख रहा हूं, उसके पीछे का इरादा आपके कॉन्फिडेंस लेवल को चेक करना है। आपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाइज क्वालिफाई किया है, तभी आप इंटरव्यू में बुलाए गए हैं।
तो बात ये नहीं है कि आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है जॉब के लिए सुटेबल है। बात ये है कि जिस जॉब के लिए आपने अप्लाई किया वो जॉब के बारे में आपने कुछ जानकारी हासिल की है, और क्या उस जॉब को आप कर सकते हैं, ऐसी क्वालिटीज आप में है, इसका एहसास आपको है क्या। इन दोनों के बीच की कनेक्टिविटी कितने सहज ढंग से आप कह सकते हैं, ये जानना सामने वाला चाहता है। Why you feel that you are fit। तो यहां पर हम आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और जॉब का नेचर, इसके बीच में समतुल्यता नहीं खोज रहे हैं। यहाँ पर हम जॉब में जो काम हमको करना है और उस करने की दशा में मेरी क्या स्थिति है साइकोलॉजिकली और फिजिकली, डू आई फाइंड इट कंफर्टेबल, क्या मैं इसको कर सकने का कॉन्फिडेंस या भाव रखता हूँ। इसके बीच की कनेक्टिविटी जो है ये सवाल पूछने वाला पूछ रहा है, इसलिए ये बताने की आवश्यकता होती है। Why do you feel that you are suitable for the job? इस पर हमेशा प्रिपेयर करके जाइए, ये पूछे जाते हैं। और दूसरा सवाल जो बड़ा कॉमनली पूछा जाता है वो कहते हैं से समथिंग अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में 5 लाइन कुछ कहिए। और यहाँ पर छत्तीसगढ़ के अधिकांश बच्चे जो हैं वो असहज हो जाते हैं। उसका कारण ये है कि उन्होंने कभी अपने बारे में सोचा ही नहीं, अपने गुणों और अवगुणों के बारे में चिंतन नहीं किया। इसको आपको बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा और इसको लगातार अपग्रेड आप अगर नहीं करेंगे कि मेरी वो क्या क्वालिटी, और बड़ी रटी पिटी घिसी पिटी भी नहीं होनी चाहिए और कुछ अजीबो गरीब क्वालिटीज़ का भी बखान मत करिए। जब अपने बारे में कहने की बात आती है तो बड़ी ईमानदारी से, सहज भाव से आपको जो लगता है अपने व्यक्तित्व को लेकर के वो बातें आपको कहनी चाहिए। उदाहरण के लिए मैं बड़ा ऑनेस्ट हूँ, तो डिसऑनेस्ट किसको चाहिए? डिसऑनेस्ट आदमी को कौन नौकरी पे रखना चाह रहा है? तो ऑनेस्टी जो है वो एक बेसिक कैरेक्टर है जिसकी अपेक्षा है आपसे। या मैं एक बड़ा वफादार वर्कर हूँ, आई एम लॉयल टू द इंस्टीट्यूट, ये एक झूठी बात है, क्योंकि आज के दौर में हर संस्था ये समझती है कि अगर आपको कहीं बेहतर मौके मिलेंगे, बेहतर फिनेंशियल सपोर्ट का ऑफर आएगा तो आप मेरी संस्था को छोड़ के जाएंगे। इसलिए 2 बातें अपने बारे में कहते समय हमेशा याद रखिए। डू नॉट से एनीथिंग दैट इज फॉल्स, जो गलत लगे या जो गलत है वो बात मत कहिए, या दूसरी ऐसी बातें मत कहिए जो ऑब्वियसली वो होनी ही है। मैं बड़ा ईमानदार हूँ, ये कोई बात नहीं है, ये इस टाइप से याद रखिए। और इसके अलावा जैसे आप कह सकते हैं मैं समय का पाबंद हूँ, आई एम पंक्चुअल, मुझे दिए गए समय पर काम करना अच्छा लगता है, या मैं टाइम बाउंड काम करने पर भरोसा करता हूँ। मेरे को कोई काम अगर दिया जाता है तो मैं निर्धारित समय में पूरा करने की योजना बनाता हूँ और उसको कंप्लीट करता हूँ। अब जब आप अपने ऐसे किसी कैरेक्टर को सामने रखते हैं तो आप वाह 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 करके सामने वाला चुप नहीं हो जाता, वो तुरंत आपको सवाल पूछेगा जैसे कि, यानी गिव मी एग्जांपल। तो आपके पास वो भी होना चाहिए कि मैं टाइम बाउंड हूँ, मैं एक टाइम फ्रेम के तहत जो है वो कोई काम करता हूँ, यानी मैं क्या करता हूँ। वैसे ही मैं पंक्चुअल हूँ, यानी मैं क्या हूँ। और कहीं अगर मान लीजिए कि कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई कि आप पंक्चुअल नहीं रह पाए तो क्या होगा, या मैं जो टाइम बाउंड या किसी टाइम फ्रेम में कोई काम कंप्लीट करना है, किन्हीं आपात स्थितियों के चलते वो आप नहीं कर पाए तो क्या होगा। इसका जवाब आपके पास होना चाहिए। इफ नॉट सो देन व्हाट, इफ नॉट सो देन व्हाट, अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या। आपने अगर नहीं सोचा है देखिए तो आप हड़बड़ा जाएंगे, और अगर आपने सोचा है तो आप उतने ही सहज भाव से जवाब देते हैं। आपकी व्यक्तित्व की फर्मनेस, आपका कंपोजर, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, और आप कितने चीज़ों के विपरीत परिस्थितियों में भी या एडवर्स कंडीशन में भी मन को कितना स्थिर या धैर्यवान बनाए रख सकते हैं, इसकी जांच दरअसल इंटरव्यू के माध्यम से होती है। आपने जो जॉब लिया है, जिसके लिए अप्लाई किया है, उस जॉब के लिए जो सूटेबल पर्सनल क्वालिटी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, इसलिए आप इंटरव्यू के लिए बुलाए गए, उस पर सामान्यतया बात नहीं होती। पर अगर उस पर बात होने शुरू हो जाए तो आप समझ लीजिए कि मामला आपका अच्छा नहीं है, इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ।
आप अगर बीएससी किए हैं, एमएससी किए हैं, आपने कोई बीटेक किया है या एमबीबीएस किया है, अब आप कोई अगर फिजियोलॉजी और एनाटॉमी पर कोई बेसिक सवाल पूछ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि शायद आपके प्रेजेंटेशन में या इंटरव्यू में कहीं गड़बड़ी हो गई जो बेसिक्स पर आ रहा है। क्यों? क्योंकि अब वो जिस संस्था ने आपको डिग्री हासिल की उसकी वैलिडिटी पर सवाल उठ रहे हैं। अगर मैं बीएससी हूँ या अगर मैं एमबीबीएस हूँ और मेरे एमबीबीएस से रिलेटेड सब्जेक्ट पर कोई सवाल पूछ रहा है, इसका मतलब एमबीबीएस देने वाले की उसका इंटरव्यू गड़बड़ हो रहा है, और ये मैंने अपना इंटरव्यू बिगाड़ करके किया। तो आपके डिग्री के ऊपर सवाल जाने लगे तो ये इंटरव्यू बहुत अच्छा हो रहा है, ऐसा मत मानिए वो इंटरव्यू ठीक नहीं हो रहा है। आपका इंटरव्यू जो है मूलतः आपकी पर्सनालिटी का आकलन करने के लिए होता है, शैक्षिक योग्यता के आकलन के लिए नहीं होता। अब वहां पर वो जो जॉब है उस जॉब के कैरेक्टर के हिसाब से आपको तैयारी, एक एक्स्ट्रा तैयारी करनी पड़ेगी। जैसे कुछ जॉब ऐसे होते हैं जहां पर लीडरशिप क्वालिटी का महत्व है, तो लीडरशिप के ऊपर कोई जानकारी रखिए। कुछ जॉब ऐसे होते हैं जहां पर टीम बिल्डिंग के ऊपर जो है ज़्यादा महत्व दिया जाता है, फोकस होता है कि आपके नीचे बहुत सारे कर्मचारी, उनको आपको एक टीम में तब्दील करके उनसे काम निकलवाना है। तो टीम बिल्डिंग क्या है, आप लोगों से कैसे मिलजुल के काम कराते हैं, इस पर आपकी तैयारी होनी चाहिए। मनोवैज्ञानिक माने आपको तो चिंतन गुनना होगा आपको। कुछ ऐसे होते हैं जॉब ऐसे होते हैं जहाँ पर विवादों को सुलझाने का आपके ऊपर काम है, तो हाउ यू लुक एट कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन जिसको हम कहते हैं, विवादों को आप कैसे निपटाते हैं, इस पर आपको जानकारी होनी चाहिए। कुछ जगह ऐसी हो सकती है जहाँ पर आपके कम्युनिकेशन स्किल पर जोर होगा। जॉब का जो नेचर है वो एम्फेसिस एरिया सजेस्ट करता है, उसके हिसाब से कुछ एरिया को आपको तैयार करना चाहिए। डिसीजन मेकिंग, जैसे आप मान लीजिए कि आईपीएस या आईपीएस आईएएस की इंटरव्यू में गए हैं, आपको जो जॉब ऑफर होने वाला है उसमें आईएएस आईपीएस में डिसीजन मेकिंग इज क्रिटिकली इंपॉर्टेंट। सो डू यू टेक डिसीजन और यू प्रोक्रास्टिनेट, आप निर्णय लेते हैं या आप निर्णय लेने को टालते हैं। इससे मिलते जुलते आपको ऐसे सवाल पूछे जाएंगे जहां अगर आप फंबल हो गए डिसीजन लेने में तो आप परेशानी में आ जाएंगे। तो अंत में मैं आपसे ये कहूं कि जो जॉब की जो प्रकृति है, उसका जो नेचर है, उसमें जिस क्वालिटी की डिमांड ज़्यादा है या जिस क्वालिटी की अपेक्षा है, जैसे मैं आपको बताऊं, डिसीजन मेकिंग आईएएस आईपीएस के लिए ज़रूरी है। आपने मान लीजिए कि डिफेंस सर्विसेज में ऑफिसर के लिए इंटरव्यू चल रहा है, डिसीजन मेकिंग वहां भी इंपॉर्टेंट है, पर यहाँ के डिसीजन मेकिंग और वहाँ के डिसीजन मेकिंग में एक बारीक सा अंतर ये होता है कि डिफेंस सर्विसेज की डिसीजन मेकिंग में क्विक डिसीजन मेकिंग चाहिए, यानी वहां पर आप मीटिंग करके आपस में चर्चा करके बहुत लंबा समय लगा के निर्णय पे पहुंचे, ये उतना समय ही नहीं होगा। वहां पर आपको तत्काल एक्ट करना होगा, डिसाइड करिए और एक्ट करिए। तो डिसीजन मेकिंग के भी नेचर में फर्क है, तो इसका ध्यान रखिए। और इन सब बातों के हिसाब से तैयारी लगातार जब आप करते रहेंगे तो जीवन में किसी भी इंटरव्यू में आप असफल नहीं होंगे, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं। मेरी शुभकामनाएं हैं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद।